नाउ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाए तो उससे रेडिएशन इमिट होंगे, और जो स्पेक्ट्रम, जो एनर्जी का जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है। हुआ ये कि ल्यूमर एंड प्रिंगजेम heated the black body to different temperatures and drew distribution curves for all temperatures on the same graph paper। देखिए, ब्लैक बॉडी को गर्म किया डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, और एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ खींचा। एक बार फिर से, ल्यूमर एंड प्रिंगजेम हीटेड द ब्लैक बॉडी टू डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड ड्रू डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स फॉर ऑल टेम्परेचर्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एनर्जी और वेवलेंथ के बीच जो ग्राफ है उसको कहा गया स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इन्हीं को हमें स्टडी करना है, और इन कर्व से जो खींचे गए वो कर्व्स हमें इस टाइप से मिलते हैं। देखिए, इधर हमने वेवलेंथ ली जो एमिट होगी, और इधर उसकी एनर्जी जो एमिट होगी वो ई लैम्डा से शो हमने किया। अब देखिए, ये कर्व्स क्या बताते हैं। अगर ब्लैक बॉडी T1 टेम्परेचर पर है तो ये कर्व इस नेचर का आता है, और ज़्यादा टेम्परेचर है T2 तो इस तरह नेचर का आता है, और ज़्यादा टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का तो इस नेचर का आता है। इन कर्व्स को ढंग से देखें तो ये जो कर्व्स हैं क्या देते हैं। दीज कर्व्स गिव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किस तरह की सूचना देते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ये कर्व्स, एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ। तो आप देखिए, चाहे किसी भी टेम्परेचर पर आप कर्व को देखें, चाहे ये लें चाहे कोई भी लें, और इसमें देखिए पहला करेक्टर क्या मिल रहा है। एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी राइजेस द एरिया इनक्लोज्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गोज ऑन इंक्रीजिंग। या देखिए, जब T1 टेम्परेचर है उस समय कितना एरिया कवर कर रहा है, ये देखो इतना एरिया कवर कर रहा है, राइट। जब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो आप एरिया इस तरह से बना सकते हो, ये देखिए और ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, और उसी तरीके से हम T3 में समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो एरिया है, ये जो कर्व जो एरिया कवर कर रहे हैं वो भी बढ़ता जाता है। एक बार फिर से, एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी राइजेस द एरिया इनक्लोज्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गोज ऑन इंक्रीजिंग। और ये एरिया बताता क्या है। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल रेडिएंट एनर्जी E। ये एरिया बताता है टोटल रेडिएंट एनर्जी E ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। तो ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये टोटल इमिटेड एनर्जी को बताता है। और when the areas enclosed by the different curves are measured, they are found to be proportional to the fourth power of corresponding absolute temperatures। और जब इन एरियाज को नापा गया तो वो जो टेम्परेचर था उनकी चौथी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया। यानी एनर्जी जो है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द T⁴। तो एरिया देखिए, एरिया में क्या बताता है, एनर्जी को बताता है। एरिया जो है जब नापे गए तो दे आर फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T, यानी इज प्रोपोर्शनल टू T⁴। दस दीज कर्व्स वेरीफाई स्टीफान्स लॉ। तो इन कर्व्स को देख करके हमें स्टीफान्स लॉ की पुष्टि होती है। सो दीज कर्व्स वेरीफाई स्टीफान्स लॉ। तो E = σ T4 ये स्टीफान्स लॉ है भी।
तो कर्व से जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, वो हमने आपको बताई। और एक चीज़ और देख रहे हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर टी, आप कोई टेम्परेचर टी ले लो, एट ए गिवन टेम्परेचर टी विद इंक्रीज इन वेवलेंथ लैम्डा द एनर्जी ई लैम्डा फर्स्ट इंक्रीजेस रीचेज ए मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। आप देखिए, मान लो ये टेम्परेचर आपने लिया, तो जैसे जैसे ये देखिए इतने वेवलेंथ पर इतनी एनर्जी, तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इसके बाद ये जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है टेम्परेचर एनर्जी कम होती जाती है। ओके, तो सबसे पहले बढ़ती है, मैक्सिमम तक पहुंचती है, और इसके बाद कम होती जाती है। दिस मीन्स दैट फॉर ए गिवन टेम्परेचर द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो आप देखिए, आप किसी भी टेम्परेचर वाले कर्व को लीजिए, T1 वाले लीजिए, इसका मतलब जरूर एक वेवलेंथ है जिस पर एनर्जी मैक्सिमम होती है, और इसको कहते हैं लैम्डा एम, लैम्डा एम। और T2 टेम्परेचर पर भी ये वेवलेंथ है मैक्सिमम एनर्जी जिस पर इमिट होती है, इसमें ये होगी लैम्डा एम। टेम्परेचर हिसाब से कह सकते हो लैम्डा M1, लैम्डा M2, लैम्डा M3। तो जैसे जैसे आप, एक बार फिर से, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है एनर्जी बढ़ती जाती है, मैक्सिमम तक पहुंचती है, और इसके बाद कम होती जाती है। ये सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, as the temperature of the black body rises, the peak of the distribution curve shifts towards shorter wavelength lambda. That is, maximum value of E lambda is obtained at smaller value of lambda. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो पीक है ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ भागता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई लैम्डा इज ऑब्टेन्ड एट स्मॉलर वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसको आप इससे देखिए कि T1 टेम्परेचर कम है, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा T3। तो जैसे जैसे अभी हमने बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट करती है। तो देखिए इसको कैसे, जब टेम्परेचर T1 है तो उस समय मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ है ये। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मैक्सिमम एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ बन गई, इस तरफ शिफ्ट हो गई। और टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ है वो और शॉर्टर हो गई। तो यही इन्होंने कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ है और शॉर्टर होती चली जाती है। और ये कहा था वीन साहब ने। तो WIEN, वीन इस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर T एंड लैम्डा M। लैम्डा M का मतलब वो वेवलेंथ जिस पर एनर्जी मैक्सिमम है। तो T और लैम्डा M, टेम्परेचर और लैम्डा M के बीच वीन साहब ने रिलेशन दिया, लैम्डा M इंटू T इज इक्वल टू B विच इज ए कांस्टेंट, एंड दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यही है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इससे अगर आप देखें तो लैम्डा M इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ और कम होती जाएगी। सो एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी राइजेस, द मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड रेडिएशन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। दिस मीन्स, यानी जैसे से गर्म करोगे और छोटी और छोटी और छोटी वेवलेंथ्स पैदा होती जाएंगी। दिस मीन्स दैट ऑन हीटिंग ए बॉडी to ordinary temperature only longer wavelength radiation is emitted,
बट एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेज्ड, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, रेडिएशन ऑफ शॉर्टर एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स इज आल्सो इमिटेड, यानी और छोटी से छोटी वेवलेंथ्स भी इमिट होती जाएंगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे। और दैट इज वाई, एग्जाम्पल है, दैट इज वाई व्हेन आयरन इज हीटेड, जब लोहे को गर्म करते हो, इट फर्स्ट बिकम्स लाइट रेड, देन डार्क रेड, देन येलो एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स वाइट। तो सबसे पहले ये लाइट रेड कलर होगा, फिर डार्क रेड होगा, फिर येलो, और जब सारी वेवलेंथ्स निकलती चली जाएंगी सब मिलकर के क्या हो जाती है, वाइट, एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स वाइट। तो लोहा जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ये इसको कहेंगे वाइट हॉट, कम गर्म है तो इसको कहेंगे रेड हॉट। तो ये रहा आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कहाँ इस और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज यूज्ड टू कंप्यूट द टेम्परेचर ऑफ द सन और ऑफ द स्टार्स। तारों का टेम्परेचर मेजर करना है, सूरज का टेम्परेचर मेजर करना है, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम यूज करते हैं। ये एबर्ट्स आपका रिलेशन है, फ्रॉम एबर्ट्स, ABBOT, फ्रॉम एबर्ट्स एक्सपेरिमेंट फॉर सन, लैम्डा m आया है 4753 एंगस्ट्रॉम। तो टेम्परेचर ऑफ द सन इससे निकाला गया B/λm, B की वैल्यू होती है 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन, और लैम्डा m हो गया 4753 × 10⁻10 मीटर, कट पिट गया। तो टेम्परेचर ऑफ द सन ये आ जाता है करीब 6100 केल्विन। सो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं उनसे हमको ये 3 इंफॉर्मेशन मिली।